नमस्कार, डीबीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि किस वजह से बीच में ही रोका गया राहुल गांधी का काफिला। देखेंगे भारत की स्ट्राइक में मरे कितने पाक सैनिक। जानेंगे एहसान फरामोश तुर्की ने किस लालच में की पाकिस्तान की मदद। 1995 के वक्फ कानून पर रोक लगेगी या नहीं, ये भी जानेंगे। और बात करेंगे कि आखिर द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे कौन से सवाल। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ में चलती बस में लगी आग, 5 लोगों की मौत। दिल्ली से बिहार जा रही थी बस। भारतीय सेना के खौफ से कांपा पाकिस्तान, बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब और मार गिराए 15 आतंकी। गुजरात के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने बताया 23 से 30 मई के बीच कई जगहों पर प्री मानसून गतिविधियां हो सकती है शुरू। 17 साल की एसिड अटैक सर्वाइवर ने किया कमाल, कक्षा 12वीं में हासिल किए 95.6% अंक। उत्तर प्रदेश में औरंगजेबपुर का नाम बदलने की उठ रही है मांग। कासिम नकवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। मुंबई में फेक करेंसी मामले में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, जेल से साजिश रचने वाला इशाक खान दोषी करार। अहमदाबाद में महिला ने आइसक्रीम कोन में पाई छिपकली की पूंछ, दुकान सील और जांच हुई शुरू। बिहार के बेतिया में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को पेड़ी से टांग कर लाठी डंडों से पीटा, तमाशा देखती रही भीड़। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी, बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। पंजाब बॉर्डर पर तस्करी की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने ड्रोन, पिस्टल और हेरोइन की खेप पकड़ी। सोने का दाम 2375 गिरकर 91,484 पर आया, तो वहीं चांदी भी 2,297 रुपए हुई सस्ती। कतर में मुकेश अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हुई मुलाकात। ट्रंप कतर के बीच 100 लाख करोड़ की डील हुई पूरी। बोइंग विमानों की खरीद भी है शामिल। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। राहुल गांधी दरभंगा में हैं, जहां उनके दलित छात्रों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को दरभंगा के मोगलपुरा स्थित अंबेडकर कल्याण छात्रावास में दलित छात्रों से संवाद की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी। गुरुवार को राहुल गांधी का काफिला जब अंबेडकर छात्रावास पहुंचा, पुलिस प्रशासन ने चौरंगी के पास इसे रोक दिया। दरअसल राहुल गांधी के काफिले को पुलिस प्रशासन ने चौरंगी में ही रोक दिया। गेट पर कांग्रेस के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी ने अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोके जाने का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि संवाद कब से अपराध हो गया। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा कि नीतीश, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या आप बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छिपाना चाहते हैं? काफिला रोके जाने के बाद राहुल गांधी अपने वाहन से बाहर निकल आए और पैदल ही दलित छात्रों से संवाद के लिए निकल पड़े। दलित छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने वहां मौजूद छात्रों का हाल पूछा और कहा कि आपसे मिलने के लिए दिल्ली से आया हूं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद है कि आपसे बात करूं, मेरे दिल में जो है वह आपसे कहूं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन ने मुझे रोका, आपको रोका जाता है, दबाया जाता है, पेपर लीक किया जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक दलित छात्र से संवाद किया और उसके बाद अंबेडकर छात्रावास से बाहर निकल आए। राहुल गांधी के साथ संवाद करने वाले छात्र दीपक कुमार ने बात करते हुए कहा कि मेरे लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। राहुल गांधी युवाओं के हक की बात करते हैं।
भारत की स्ट्राइक में कितने सैनिक मरे? 8 दिन बाद पाकिस्तान ने इसका असल खुलासा किया है। अब तक पाकिस्तान की सेना सिर्फ 11 लोगों के मारे जाने के बारे में कहती रही है, लेकिन नए आंकड़े के मुताबिक स्ट्राइक में पाकिस्तान सेना के 13 जवानों की मौत हो चुकी है। दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान इन 13 जवानों की मौत का कबूलनामा किस्तों में कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भद ना पीट जाए। आपको बता दें, 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया था। भारत ने उस वक्त इस हमले में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारने की बात कही थी। इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा कि उसके सिर्फ नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान का कहना था कि इस स्ट्राइक में ना तो कोई आतंकवादी मरा है और ना ही उसके कोई सैनिक। हालांकि मसूद अजहर ने बयान जारी कर पाकिस्तान सरकार की पोल खोल दी। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने जो बयान जारी किया उसमें 11 सैनिकों के मरने की बात कबूली। पाकिस्तान सेना के मुताबिक स्ट्राइक में उसके 11 सैनिक मरे, जबकि 40 नागरिकों की भी जान गई। पाकिस्तान ने स्ट्राइक में 199 लोगों के घायल होने की बात कही। वहीं सेना के इस घोषणा के बाद पाकिस्तान की सरकार ने सभी मरने वाले लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सैनिकों के परिजनों को 2-2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। पाकिस्तान ने 4 दिन बाद अब 2 और सैनिकों के मरने की बात कबूल ली है। पाकिस्तान का कहना है कि दोनों ही सैनिक घायल थे जो अब मर चुके हैं। दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान ने वायु सेना के जिस टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज के मरने की बात कबूली है, उसके मरने की चर्चा 5 दिन से पाकिस्तान में चल रही थी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे इसीलिए मौत की बात कबूल रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके हताहतों की संख्या के बारे में एक साथ जानकारी ना मिले। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था, तब दुनिया के 2 देश खुलकर इस आतंकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। मुस्लिम बहुल तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए सैन्य साजो सामान भेज दिया था। जी हाँ, तुर्की वही देश है जहां विनाशकारी भूकंप आने के बाद भारत ने फौरन सहायता भेजी थी और तुर्की ने भी भारत को मुसीबत में उसके साथ खड़े होने के लिए सच्चा दोस्त कहा था, लेकिन वह तो एहसान फरामोश निकला। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान को समर्थन दिया है, चाहे वह कूटनीतिक विवाद हो या फिर सैन्य साझेदारी। लेकिन क्या ये महज दोस्ती का मामला है? वास्तव में तुर्की की पाकिस्तान को मदद करने के पीछे का असली मकसद तो कुछ और ही है। तो चलिए जानते हैं क्या है तुर्की का सबसे बड़ा मकसद। तुर्की ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा उद्योग को मजबूत किया है और अब वह दुनिया के शीर्ष हथियार निर्यातकों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तुर्की हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। पाकिस्तान, जिसकी सेना और रक्षा पर भारी निर्भरता है, तुर्की के लिए एक आदर्श ग्राहक है। पाकिस्तान के साथ तुर्की ने कई बड़े रक्षा सौदे किए हैं, जिनमें मिलगेट युद्धतोप T-129 अटैक हेलीकॉप्टर और विभिन्न ड्रोन शामिल है। ये सौदे तुर्की के रक्षा उद्योग के लिए अरबों डॉलर की आमदनी का स्रोत है। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक रणनीतिक निवेश है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का समर्थन कर तुर्की ने केवल एक दोस्ताना देश की छवि बना रखी है, बल्कि अपने हथियारों के बाजार का भी विस्तार कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ मजबूत सैन्य संबंधों से तुर्की की रक्षा कंपनियों को नए अनुबंध और बिक्री के अवसर मिलते हैं। तुर्की का मकसद केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वह दुनिया भर में अपने हथियार बेचने का इच्छुक है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में तुर्की अपने रक्षा उत्पादकों का बाजार तेजी से बढ़ा रहा है। पाकिस्तान जैसे देशों में मदद और सहयोग देकर तुर्की इन बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जो उसके हथियार उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करती है। आने वाले वर्षों में तुर्की इस रणनीति के जरिए अपने रक्षा उद्योग को और मजबूत करेगा और वैश्विक हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करेगा। तुर्की ने हथियार बनाने और बेचने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तुर्की अब दुनिया का 11वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया है। इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार साल 2024-18 की तुलना में 2019-23 में तुर्की का हथियार निर्यात दोगुना हो गया है। 2019 से 2023 के बीच तुर्की के हथियारों के निर्यात में 106% की बढ़ोतरी हुई है। इसने तुर्की को दुनिया के सबसे प्रमुख हथियार निर्यातकों की कतार में ला दिया है।
वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सीजेआई वी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने आज सुनवाई की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी। साथ ही केंद्रीय वक्फ काउंसिल और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं करने का भी आश्वासन दिया था। केंद्र ने कहा था कि उसे सुने बिना कानून पर रोक न लगाई जाए। आज की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने वकील विष्णु जैन से कहा कि आपकी मांग पर अंतरिम राहत के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वहीं वकील और तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने जेपीसी समिति में मुझे कहा था कि बहस की अनुमति दी जाए। इस पर सीजेआई ने पूछा कि आप सांसद या वकील के रूप में बोलेंगे। सीजेआई ने कहा कि हम किसी को भी बहस करने से नहीं रोक सकते, खासकर तब जब लाइव प्रसारण शुरू हो गया है। हमारे पास वकील, सांसद सभी कोई है। आज की सुनवाई के बाद अदालत ने अब अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार तय कर दी है। सुनवाई के दौरान राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बतौर वकील संशोधन के विरोध में बोला कि शनिवार को कोर्ट में नोट्स दाखिल कर देंगे, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह सोमवार तक दाखिल कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह 20 मई को कोई अंतरिम आदेश देने की आवश्यकता पर विचार करते समय हिंदू पक्षों की तरफ से वक्फ कानून 1995 की वैधता को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को एक फैसला सुनाया था। अदालत ने अपने फैसले में विधानसभा से पारित होने वाले विधेयकों पर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए एक समय सीमा तय कर दी थी। तब इस फैसले पर खूब हंगामा हुआ था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा था। अब इस मामले में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हस्तक्षेप किया है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कुल 14 सवालों की एक सूची बनाकर सुप्रीम कोर्ट से उनकी राय मांगी है। राष्ट्रपति के सवाल कुछ इस तरह के हैं। पहला है कि जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उनके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है। दूसरा यह है कि क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के लिए बाध्य है। क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। चौथा यह है कि क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीकों को निर्धारित किया जा सकता है। क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। बताते चले इसमें आगे लिखा गया है कि क्या संविधान रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है। आठवां है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने या अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है। क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित है। क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना अस्वीकार्य है। और इसके अलावा क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए DVN TV न्यूज़।